So, गुड मॉर्निंग, रेडी ना? तो अपन ने कल डिस्कशन किया मटेरियल के चैप्टर का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। हाँ, ये चैप्टर ब्रॉडली डायरेक्ट मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब कई सारी इंडस्ट्रीज़ में मटेरियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पर कंट्रोल भी प्रॉपर चाहिए। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए जिनका मटेरियल से काम पड़ता है। एक परचेज डिपार्टमेंट, एक स्टोर्स डिपार्टमेंट और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ढंग का मटेरियल बेस्ट प्राइस पे, बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पे, टाइम पे खरीद के लाए। कई बार होता है ना, एकदम बढ़िया भाव में लाऊंगा, बस 2 साल का समय दे दो। अरे भाई, जब तक तो कंपनी उठ जाएगी। ठीक है, टाइम पे ख़रीदना भी ज़रूरी है, बेस्ट रेट, बेस्ट टर्म्स कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, डिलीवरी की टर्म्स क्या है। उसके बाद मटेरियल जैसे ही फैक्ट्री में पहुंचता है, उसकी चेकिंग, इंस्पेक्शन, उसका स्टोरेज, उसका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब किसकी? स्टोर्स डिपार्टमेंट की। मतलब ये समझ लो, स्टोर्स मैनेजर अलग से है। और दोनों का प्रॉपर कम्युनिकेशन भी चाहिए। परचेज मैनेजर ने ऑर्डर चिपका दिए, स्टोर्स वाले को पता ही नहीं है। अब माल आया कि किसने मंगाया ये भी तो होना चाहिए ना। घर पे कभी कभी एकदम ऑनलाइन वाला आता है, साहब ये माल कि किसने ऑर्डर किया था। ठीक है, तो घर वाले बोलेंगे भाई इतना ध्यान मत दे, खाली माल लेने का काम कर, हमने किया हुआ था। तो वो थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, क्या ये ऑर्डर प्लेस हुआ है, मतलब ऑर्डर कौन से मटेरियल का देना है, नहीं देना है। रादर मैं कहूँगा तीनों डिपार्टमेंट्स का सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला जब कहता है मेरे को ये मटेरियल चाहिएगा, किसको बोलेगा? वो स्टोर्स वालों को। स्टोर्स वाला देखेगा मेरे गोडाउन में है क्या, है तो ठीक है, नहीं है तो फिर वो क्या कहेगा? परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा। जो मटेरियल रोज़ काम आ रहे हैं रेगुलरली, हाँ, उसके लिए भले ही वो प्रोडक्शन वालों से नहीं पूछे, स्टोर वाला देखेगा माल ख़त्म होने वाला है, प्रोडक्शन वालों को बोल दो। अपन वो भी सिस्टम पढ़ेंगे कि ऑर्डर का फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, सब कुछ सिस्टमेटिक है। ठीक है, कॉस्टिंग का फ़ायदा ही यही है कि इट्स नॉट दैट कि एकदम से लास्ट मोमेंट पे ध्यान आए, अब जा कर के भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, माल कहाँ से लाएं, क्या करें। नो, एवरीथिंग हैज़ टू बी सिस्टमेटिक। और आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। अपन को कल B2C की बात कर रहे थे, आधी रात को ऑर्डर दे देते हो। ठीक है, तो सुबह तक पता चला कि माल डिस्पैच हो गया। नहीं भी हुआ तो बनाना शुरू करो, कितना टाइम लगाना है उसमें ऑर्डर देते वक्त ही आपको दिखना चाहिए कि ये माल कितने दिन में आएगा। अगर मान लीजिए मैं ऑनलाइन सेलर हूँ और मेरे गोडाउन में माल ख़त्म हो चुका है प्रोडक्ट, और मैं उसको लिस्टिंग में से हटाऊँ ही नहीं, और ऑर्डर आए जा रहे हैं, फिर क्या होगा? उसमें लिखा हुआ डिलीवरी इन 2 days, पता चला बनाने में 5 दिन लगेंगे। मीन्स आई हैव टू बी वेरी रेगुलर इन अपडेटिंग कि हाँ साहब ये स्टॉक आउट है, अब ऑर्डर चाहिए तो आपको 10 दिन बाद मिलेगा, 5 दिन बाद मिलेगा। तो सिस्टम्स हैव टू बी परफेक्ट, नहीं तो आज के ज़माने में बिज़नेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता। पुराने ज़माने में चल जाता था। क्लियर? आज सुबह सुबह मैं घर से आ रहा था, पेट्रोल भरवाना था गाड़ी में, तो गली के बाहर पेट्रोल पंप पे एक कार पहले से खड़ी थी। ठीक है, उसमें भी वो भरने वाला कोई नहीं आ रहा था, वो एक जना ही खड़ा था। मैं रुका, फिर मेरे को लगा टाइम लगेगा, छोड़ो, दूसरा पेट्रोल पंप है ना, फिर यहाँ आया, यहाँ गली के बाहर वाले से भरवा लिया। तो अंडरस्टैंड, ठीक है। अब वो कितनी देर कौन रुकेगा? 2-4 मिनट। ठीक है, टाइम पे क्लास लेनी है, ये करना है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट व्हेन यू हैव अ चॉइस यू विल नॉट वेट। हाँ, चॉइस नहीं है, नहीं पेट्रोल तो यहीं से भराना है, इसे एवरेज अच्छा देती है, वो है, मान लो ऐसा कुछ हो। ठीक है, ये भाव कम लगाता है हैं जी? हैं? नहीं है क्या ऐसा कोई? हाँ, पर अब क्या है ना, वो मोर और लेस आजकल इतने चांसेस कम हो गए हैं। ठीक है क्योंकि जो भी अब जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, डिस्पेंसिंग मशीन्स, ये वो सब तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट वो चोरी होने नहीं देते, एक्सेप्ट कि वो थोड़ा बहुत इवोपरेशन ये वो कर करा के एडजस्टमेंट कर लेते हैं। पर खैर, द पॉइंट इज़ एफिशिएंसी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन अल्टीमेट लेवल। तो अपन कल बात कर रहे थे कि मटेरियल जब खरीदा जाएगा, अपन चैप्टर पे आ जाते हैं, अपने क्वेश्चंस पे बात करते हैं। तो जब गोडाउन में मटेरियल पहुंचेगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, हाँ सुनेगा ध्यान से, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट उसको रेट पर केजी, हाँ अभी अपन ने सुबह ही बात करी थी, पर यूनिट, पर लीटर, पर मीटर, जो भी है वो निकाल के रेडी रखनी पड़ेगी।
अभी सुबह बात हुई थी ना अपनी, यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट यूनिट। क्यों कि मान लीजिए आपने 100 किलो खरीदा एट द रेट ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी भाव में खरीदा उसमें ये जोड़ना है, ये घटाना है, क्या करना है, फाइनल कॉस्ट आ गई 10,200 रुपये। तो 100 किलो की 10,200 रुपये, पर केजी कितना हो गया भाई, 102 रुपये। ये रेट उसको हटा चाहिए। रीज़न, अगले दिन जैसे ही ये 100 किलो में से 2 किलो प्रोडक्ट एक्स में यूज़ आया, तो प्रोडक्ट एक्स में 2 किलो किस भाव से जुड़ेगा, 102। अच्छा, अगेन यहाँ पे भी फीफो लीफो वेटेड एवरेज का रोल आएगा। थोड़े दिन बाद और 100 किलो खरीदा, इस बार कुछ नए रेट में ख़रीदा, तो जब भी प्रोडक्ट में यूज़ होगा, फीफो से गया है कि लीफो से गया है कि वेटेड एवरेज से गया है, प्रोडक्ट एक्स की कॉस्ट क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। इट मीन्स दिस रेट इज़ रिक्वायर्ड। अब ये रेट निकालने के लिए आप कहीं, हमने ये 100 किलो ख़रीदा तो 95 के हिसाब से था, 9,500 में फिर ये जोड़ान ये घटायान करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब ये कौन सी चीज़ें जुड़नी हैं और कौन सी चीज़ें नहीं जुड़नी हैं, कल अपन ने उसका डिस्कशन शुरू किया था। ओके, दैट व्हाट विल बी एडेड, व्हाट विल नॉट बी एडेड। तो रूल है सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, ईयर एंड डिस्काउंट, जो कैश डिस्काउंट के नेचर के नहीं हैं, जो हमारे ख़रीदारी पे डिपेंडेंट है, वो सब परचेज कॉस्ट में से क्या होने चाहिए, माइनस। हाँ, वैसे बिल में से माइनस किया हुआ ही होगा, पर अगर नहीं किया हुआ है तो अपने को क्या करना है, लेस करना है। अगर पेमेंट पे कोई कैश डिस्काउंट मिलता है तो वो इसमें से माइनस नहीं होगा। फिर अपना कल एक डिस्कशन आया था जीएसटी का, ओके, कि जैसे हमने माल खरीदा उसने जीएसटी भी जोड़ के दिया है, तो जीएसटी को कॉस्ट में जोड़ के रखें कि नहीं रखें। तो आपने जो जीएसटी पे किया, क्योंकि गवर्नमेंट से उसका वापस आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। एक तरह से ये समझो जीएसटी का वापस क्या होगा, पैसा आ जाएगा। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, एक्सपोर्ट्स, ठीक है, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं है, और तो और गवर्नमेंट कहती है कि जब एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं है तो आपने जो खरीदारी पे जीएसटी दी उसकी वसूली कैसे करोगे। नहीं तो क्या हो रहा था कल वाले एग्जांपल में, खरीदते वक्त 100 रुपये पे किया, बेचते वक्त ग्राहक से कितने लिए, 300। आप ये मत समझना मेरी जेब के 200 लगे हैं, वो अलग बात है कि फीलिंग ऐसी आती है। एक बार जेब में पैसे आ जाते हैं ना, भले दूसरों के भी आए, फिर वापस जाते हैं तो ऐसा लगता है अपने गए। भाई जब आप सेल करते हो ना, 1500 रुपये सेलिंग प्राइस, उस पर जीएसटी जोड़ा 300 और ग्राहक से ले लिया 1800। आप 1800 ले ज़रूर रहे हो, पर ध्यान रखिए आपके 1500 ही है, 300 तो गवर्नमेंट ने आपको अपने फ्री का एम्प्लॉय बनाया हुआ है। गवर्नमेंट को ये अपने इनकम टैक्स में एक सिस्टम होता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगेन आप गवर्नमेंट के फ्री के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट कहती है ओके, आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, सामने वाले की कमाई है, ठीक है, इनकम उसकी है, टैक्स वो भरेगा, पर छोड़ो ना, एक काम करो, उसकी कमाई का टैक्स आप ही काट के हमको जमा करा दो, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, सपोज़ किसी कंपनी में 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, कंपनी उन सबको सैलरी देती है, अब वो 10,000 लोगों को टैक्स भरना होगा उस इनकम पे। अब गवर्नमेंट कहेगी इन 10,000 लोगों को पकड़ेगी तुमने टैक्स भरा कि नहीं भरा, उसके बजाय एम्प्लॉयर के गले में घंटी बांध दी कि तुम जब इनको सैलरी दोगे तुम खुद ही कैलकुलेट कर लो इनकी इनकम कितनी हो रही है, उस पर टैक्स कितना बनता है, काट कटा के ही दो, और वो काट के हमारे खाते में जमा करा दो, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को 10,000 एम्प्लॉयज़ के बजाय किसकी गर्दन पकड़ नहीं रही, एक कंपनी की आराम हुआ, और इसका कोई तनख्वाह वनख्वाह कुछ नहीं मिलती अपने को। हाँ, उल्टा लेट हो गए ब्याज और दो, पेनल्टी और दो, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, तो अब यहाँ पे भी ये फ्री की सेवा है, ठीक है। जीएसटी है किसका, गवर्नमेंट का। आप कहेंगे जिसने ख़रीदा है वो दे गवर्नमेंट को, कि नहीं, जो बेच रहा है वो सामने वाले से कलेक्ट करे और हमको जमा करा दे। तो आपने 300 रुपये इकट्ठे किए, ठीक है, जो गवर्नमेंट को देने हैं। अब आप कहोगे 100 रुपये हमने पहले से दिए हुए, बाकी के 200 रुपये गवर्नमेंट में जमा करा देंगे। तो अगर मैंने 100 रुपये पहले से दिए हुए थे, 300 से एडजस्ट किया और 200 रुपये जमा करा दिए, रीज़न 100 पे किए थे, अब 300 वापस मिल रहे हैं, तो 100 तो मेरी रिकवरी है, एक्स्ट्रा ही तो 200 दूंगा। एक्सपोर्ट में क्या होता है, ये जीएसटी होता ही नहीं है, 100 लग गए। तो आप कहें अरे मेरे 100 रुपये लग गए, अब इसका क्या करूं। सुनो भाई, गवर्नमेंट कहती है हमसे चेक ले जाओ वापस, गवर्नमेंट कैश रिफंड करती है, कैश मतलब वापस आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो मैंने एक्सपोर्ट बिजनेस में अगर हूँ तो मैंने जितना भी जीएसटी पे किया है वो मुझे रिफंड मिलता है। तो अब सुनिए, खरीदते वक्त मैंने अगर 100 रुपये दिए हैं जो मुझे वापस बाद में कैशबैक के फॉर्म में मिलेंगे, तो क्या मैं उसको कॉस्ट में जोड़ूं?
जोड़ूँ क्योंकि वो तो वापस मिलना है। आप समझिए यहाँ पे भी लोकल बिजनेस में भी ये कैश में तो नहीं मिल रहा है, बट इनडायरेक्टली तो एडजस्ट हो ही रहा है। ये 300 रुपये जो मैंने पे किए, सॉरी लिए, उसमें से गवर्नमेंट को अब मुझे कितने देने हैं, 200। वो 100 रुपये मैंने जो पहले पे किए तो एडजस्ट कर लिए। तो इसलिए जीएसटी जो हमने मटेरियल खरीदते वक्त पे किया वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। और गवर्नमेंट कहते नहीं, ये 100 रुपये आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ऐसा किन के लिए होता है? एक तो अनरजिस्टर्ड, जिसका जीएसटी का कोई लेना देना ही नहीं, अनरजिस्टर्ड डीलर जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं, वो एडजस्ट नहीं कर सकता। या आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जिसका जीएसटी का गवर्नमेंट कहती है हम बेनिफिट नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे बिजनेस के लिए मैंने कार खरीदी। हाँ, बिज़नेस में रोज़गार आने जाने के लिए, एक तो बिज़नेस ऑफ रनिंग ऑफ हायर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप कार खरीदी, उस पर भी जीएसटी दिया, गवर्नमेंट कहती है इसमें कहीं का इनपुट मिलेगा। ये नहीं कि आपने जो कार खरीदने पे जीएसटी दिया, माल बेच के उसे एडजस्ट कर लो, गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर रखा है कि इसका जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा। तो फिर वो जीएसटी जिसका इनपुट नहीं मिल रहा है, मैं मेरी कॉस्ट में क्या करूँगा, ऐड करके रखूँगा। ओके, तो जिसका इनपुट मिलना है वो ऐड नहीं होगा, जिसका इनपुट नहीं मिलना है वो ऐड होगा। अब आप कहेंगे क्वेश्चन में हम क्या माने, इनपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो अपना ये चैप्टर किसका है? रॉ मटेरियल का, कारों का तो है नहीं। तो रॉ मटेरियल का तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानेंगे, इनपुट मिलेगा, कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। हाँ, फिर अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई कल? पेनल्टी एंड चार्जेस पेंडिंग होंगे ना। हाँ हाँ, जीएसटी के बाद कस्टम ड्यूटी, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट पे करनी होती है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलना है, ऐड हो जाएगा। अब पेनल्टीज़ और चार्जेस, सबसे पहला है डैमरेज। ये डैमरेजेस क्या होते हैं सुनिएगा। आपने इंपोर्ट किया गुड्स, हाँ, इंपोर्ट में पहले वो जनरली शिप से ही आता है। हाँ, शिप से आएगा तो कंटेनर पोर्ट पे क्या हुआ, डाउनलोड हुआ, ठीक है। अब वो कंटेनर में से माल निकाल के आप अपनी फैक्ट्री में लाओगे। आप थोड़ा जाने में 2 महीना लेट हो गए, एक बार पड़ा है उधर ही। आप गवर्नमेंट कहेगी हमारा गोडाउन काम में ले रहे हो फोकट में, पैसे दो इसके, डैमरेजेस। भाई हम 4-5 दिन तक तो आपका माल ध्यान रख सकते हैं, अब 2 महीने तक ये जगह इतनी घेर के रखी तो गवर्नमेंट उसका ये समझ लो गोडाउन का भाड़ा ले रही है, चार्जेस ले रही है, उसको बोलते हैं डैमरेज। इवन ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्ट में भी होता है। आपने बॉम्बे से माल मंगवाया, ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट कंपनी में आ गए आपके पार्सल, आपने कहा पड़ा रखो मैं आता हूँ 2 दिन बाद लेने, कहेगा ठीक है 2 दिन ही वेट करूँगा। आप पहुँचे 10 दिन बाद, वो कहेगा मेरे भी कोई गोडाउन अनलिमिटेड थोड़ी है, मर्जी हो जो लोग, फिर तो वो वाली बात हो गई ना। आपने कहा बढ़िया है, अपने को गोडाउन रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके यहाँ से जितना ज़रूरत होगा लेके आते रहेंगे। तो वो आपसे क्या करेंगे, चार्जेस लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज डैमरेजेस। ये इन नेचर ऑफ पेनल्टी है, ये ज़रूरी खर्चा नहीं था कि नहीं करना ही पड़ता है, टाइम पे लाते थे, खर्चा नहीं करना पड़ता, कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। बी वेरी क्लियर, पेमेंट करना है पर ये ऐड नहीं होगा। फिर डिटेंशन चार्जेस, फाइन्स, बिना बिल के माल मंगा रहे थे, गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, माल रोक लिया, फ़ाइन लगा दिया, ये सब अनएथिकल खर्चे हैं। हाँ, मैं 1 नंबर में जो फ़ाइन दिया उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 नंबर वाले खर्चे तो बुक्स में आते ही नहीं हैं। आपने कहा अपन ने तो रिश्वत खिलाई और माल छुड़वा लिया, ठीक है, अपन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो फ़ाइन लगा वो भी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। सेम पेनल्टियाँ ली गवर्नमेंट ने, भाई टैक्स तो लिया ही लिया, साथ में पेनल्टी भी ली, तो वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। अब दूसरे खर्चे, हाँ, पहला क्या है भाई, इंश्योरेंस चार्जेस। आपने यूएस से गुड्स इंपोर्ट किया इंडिया, रास्ते का मरीन इंश्योरेंस करा लिया, कल को जहाज़ डूब जाए और अपना माल भी डूब जाए, हाँ, जहाज़ की चिंता नहीं है अपने को, हाँ, अपना माल डूब जाएगा तो उसके पैसे कौन देगा, तो आपने इंश्योरेंस करा लिया। और तो और बॉम्बे से जोधपुर गुड्स मंगाया, ट्रांजिट इंश्योरेंस, रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, माल ख़राब हो जाए, इंश्योरेंस करा लिया, वो नेसेसरी खर्चा है, कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कमीशन, ब्रोकरेज पेड, कोई ब्रोकर के थ्रू गुड्स खरीदते हो, वो ब्रोकरेज लेता है, इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्या होगा, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। फ्रेट इनवर्ड्स, हाँ देखिए वो तो 11-12 से पढ़ रहे हैं आप, कैरेज, फ्रेट, इनवर्ड और एक आउटवर्ड। इनवर्ड वाला कॉस्ट में ऐड होगा, आउटवर्ड वाला तो सेल्स एक्सपेंसेस है। ओके, कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स, हाँ कल ही आया था भाई कि जिस डिब्बे में माल आ रहा है वो कह रहा है उसके भी वैसे अलग से लेंगे, तो उसका ट्रीटमेंट सुनिए।
अगर वो डिब्बे जो आए हैं वापस रिटर्न करने हैं, और मान लीजिए उसने डिब्बे का भाड़ा जो रहा 100 रुपया पर बॉक्स, और रिटर्न करने पे 80 रुपये वापस दे दिए जाएंगे, और हम वापस रिटर्न करते ही हैं, तो सिर्फ कितना जोड़ेंगे भाई, 20 रुपये जो रेंट लगा। ओके, और एक नॉन रिटर्नेबल है, तो फिर पूरे ही क्या करो, 100 रुपये जोड़ दो, काम ख़त्म हुआ। ओके, तो देखिए क्या लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स आर एज फॉलोज। नॉन रिटर्नेबल कंटेनर जो वापस रिटर्न नहीं करने हैं, कॉस्ट ऑफ कंटेनर इज एडेड विथ कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल। रिटर्नेबल, अगर कंटेनर्स रिटर्न होंगे और कॉस्ट रिफंड हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ कंटेनर इज नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट ऑफ परचेज। पर अगर अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग इज लेस देन अमाउंट पेड, तो जो डिफरेंस है, शॉर्टफॉल, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हाँ, फिर लास्ट में है शॉर्टेज। हाँ, यहाँ से अपना मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। आपने 100 किलो खरीदा, सुनेगा ध्यान से, आपने सब जोड़ बाकी कर ली और अमाउंट आ गया भाई 10,200 रुपये। पहुँच गया साहब गोडाउन में माल, पूरा 100 किलो पहुँच गया, सब चेकिंग हो गई, ऑल डन। अब कई सारे रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं, वो गोडाउन में रखेंगे तो 100 किलो, पर जब महीने भर में बाहर निकालेंगे, काम में लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत कम होगा ही होगा। 5 किलो उसमें से चोरी नहीं होगा, एवोपरेशन, डेटोरिएशन, ये वो, जिसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। पेट्रोल पंप बेस्ट एग्जांपल है, 5,000 लीटर भरा, अब वो वापस जब बेचेगा एक एक करके, वो आधा तो यूँ हवा में ही उड़ता रहता है, यू कैन नॉट एस्केप इट। पता चला 100-200 लीटर तो उड़ जाता है, अनअवॉइडेबल है, इतना शॉर्टेज तो होगा ही होगा। तो अब सुनिएगा ध्यान से, हमने 100 किलो खरीदा, एक 10,200 रुपये की कॉस्ट आई, रेट हो गई 102। हमें मालूम है कि इसमें से 10 किलो तो हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्ट में तो कितना यूज़ होगा, 90 किलो। तो अब मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट में 90 किलो एट द रेट ऑफ 102 कितना होता है, 9,180 रुपये ही जाने चाहिए या पूरे 10,200 जाने चाहिए, पूरे 10,200। रीज़न, आपने ये 10,200 का खर्चा जब किया, दिमाग में मालूम था कि इससे 100 किलो नहीं, कितना काम आएगा, 90, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बनना है वो 90 किलो ही बनना है। तो आपको 10,200 की वसूली कितने से करनी है, 90 किलो से। तो ऑब्वियसली अब आप अपनी रेट को क्या करोगे, इन्फ्लेट कर दोगे। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये 90 किलो से 10,200 वसूल करने हैं, तो रेट मेरी क्या हो गई भाई, 113 पॉइंट जो भी आ रही है, मतलब वी विल इन्फ्लेट द रेट ऑफ इशू। मतलब ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इन सब का ध्यान रखेगा। नॉर्मल लॉस कितना होता है, जितना नॉर्मल लॉस है, अनअवॉइडेबल है, वो काम में आना ही नहीं है। अच्छा, सप्लायर पैसे लेगा कि नहीं लेगा, सप्लायर तो पूरे कहेगा 100 किलो भेजें, अब आपकी हेडेक है, ठीक है, आप उसको बचा रख सकते हो नहीं रख सकते, पहले ही दिन क्यों नहीं पूरे 100 किलो मशीन में डाल दो। आप ऐसा होता थोड़ी है भाई, माल तो जैसे जैसे चाहिएगा और कुछ ना कुछ तो ये वेस्टेज होगा ही होगा। तो जो अनअवॉइडेबल वेस्टेज है, सुनेगा ध्यान से, सिर्फ क्वांटिटी कम हुई, अमाउंट कुछ भी कम नहीं हुआ, तो अमाउंट वही रहा, क्वांटिटी कम हो गई, मेरी रेट पर केजी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। एक और शॉर्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल। गोडाउन में 10 किलो ख़राब हो गया, गिर गया नीचे, टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, हाँ, मिस हैंडलिंग के कारण, या कई बार होता है कि रास्ते में ट्रक से आते वक्त ही 10 किलो जब चेक किया ख़राब निकला, आप कहीं फिर तो सप्लायर को ही वापस दे देंगे। सप्लायर ने कहा था भाई एक्स फैक्ट्री नहीं है, तो उसकी एक्स फैक्ट्री था, अपनी फैक्ट्री तक माल पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं थी, अपने ही ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ हुई, इंश्योरेंस भी नहीं था, और अब 10 किलो ख़राब हो गया, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है। पेट्रोल पंप वाले रात को टैंक खुला छोड़ के चले गए, ठीक है, पेट्रोल ने कहा अच्छा मौका है, निकलो बाहर, ठीक है, तो वो 20 किलो की जगह 200 किलो उड़ गया, ठीक है। तो अब वो एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल नहीं है, उसमें भी यही हिसाब रखें, या ये जो नुकसान हुआ, ठीक है, भाव में वही 102 रुपये ही रखूँ। तो देखो, एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ है, अगर मैं यही सिस्टम रखता हूँ,
सपोज इस महीने एबनॉर्मल लॉस हुआ तो मेरी रेट कितनी हो गई 113 रुपये। अगले महीने एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ तो रेट कितनी रहेगी 102। हाँ, एबनॉर्मल लॉस आपने किया, भुगत कौन रहा है? प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा कर दोगे। अच्छा, ज़्यादा करने से क्या ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे? भाई आप गलतियां करो तो उसका भरपाई ग्राहक थोड़ी करेगा। आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दोगे, प्राइस भी ज़्यादा करके रख दोगे, आप कहेंगे अच्छा है ना, ग्राहक से वसूल हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर इतना ही आसान होता तो कॉस्टिंग की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो अब आपने कॉस्ट ज़्यादा कर दी, आपका नुकसान हुआ है डेफिनेटली, पर वो नुकसान प्रोडक्ट बियर नहीं करेगा, वो आप प्रोडक्ट की कॉस्ट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर हर बार एक ही भाव में मटेरियल खरीद रहे हो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट भी क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तो अगले महीने जब 102 में जाएगा तो इस महीने भी 102 में ही जाना चाहिए। तो ये जो नुकसान हुआ है ये हम सीधा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? P&L में। इट शुड नॉट रिजल्ट इन इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो शॉर्टेज डिफेक्टिव ये अगर नॉर्मल वाला है तब तो क्या करो? सिर्फ क्वांटिटी कम करो, अमाउंट में कोई छेड़खानी मत करो, आपकी रेट बढ़ जाएगी। एबनॉर्मल है तो क्वांटिटी के साथ साथ अमाउंट भी कम कर दो, बची हुई क्वांटिटी की रेट इंक्रीज नहीं होगी। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टेज। तो आप देखिए, शॉर्टेज इन मटेरियल इज ट्रीटेड एज फॉलोज। शॉर्टेज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस। गुड यूनिट्स, जो अच्छे वाले यूनिट्स हैं, दे एब्जॉर्ब द कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज। मतलब ये 10 किलो का नुकसान ये वाले यूनिट ही बियर करते हैं। कैसे? रेट बढ़ा करके। ठीक है, ड्यू टू लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बल्क, इवोपरेशन, अनअवॉइडेबल कंडीशंस आर रीजंस ऑफ नॉर्मल शॉर्टेज। शॉर्टेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस। इट अराइजेज फॉर एबनॉर्मल रीजंस सच एज मटेरियल मिस हैंडलिंग, ढंग से मटेरियल ध्यान नहीं दिया, पिल्फरेज, और ड्यू टू अवॉइडेबल रीजंस। हाँ, जो अवॉइड किया जाए, पिल्फरेज होता है छोटी छोटी क्वांटिटी में चोरी होना। ठीक है, कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में चोरी हो गया। आपने, आप छोटा छोटा तो नॉर्मल है ना, मैंने आपको कल भी कहा था भाई, वो कहता है ना भाई, एक खून करो चाहे 100 खून करो। ये नहीं, एक ही तो किया, आप छोड़ दो ना, अगली बार ध्यान रखूँगा। ठीक है, सज़ा फांसी ही है या जो भी है। ठीक है, तो देयरफॉर वो चोरी छोटी हो बड़ी हो, ठीक है, चोरी चोरी रहेगी, इट विल रिमेन एबनॉर्मल। ये नहीं कि हमारे यहाँ तो रोज़ होती रहती है, उससे भी नॉर्मल नहीं हो जाता। ओके, सो दे आर नॉट एब्जॉर्ब बाई गुड यूनिट्स, वो हमारे बचे हुए यूनिट्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस आर डेबिटेड टू, कौन सा P&L है भाई ये? कॉस्टिंग P&L। हाँ, इस सब्जेक्ट में एक P&L ऐसा भी बनाएंगे अपन, कॉस्टिंग वाले कहेंगे हम भी हमारा P&L बनाएंगे, वो कहेंगे हम भी बनाएंगे, फिर हम बैठ के रिकनसाइल भी करेंगे। बैंक रिकनसिलेशन किया हुआ है ना, बस वो वाला काम यहाँ पे भी करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, अभी नहीं। ठीक है, चलिए जी अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1, देखिए व्हाट इट सेज। हाँ, SKD कंपनी लिमिटेड नॉट रजिस्टर्ड अंडर GST। अंडरलाइन कर दो भाई, नॉट रजिस्टर्ड मतलब इसको GST का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब GST भी कॉस्ट में जुड़ेगी। परचेज मटेरियल P फ्रॉम अ कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर GST। आपने यहाँ जिससे ख़रीदा उसका GST में रजिस्ट्रेशन था, वो काम नहीं आएगा। अच्छा, अगर वो भी अनरजिस्टर्ड है तब तो वो भी GST नहीं जोड़ेगा, GST का मैटर ही ख़त्म। पर अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है, उसने GST आपसे लिया है और आप अनरजिस्टर्ड हो, तो वो GST का आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फ्रॉम 1 लॉट ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल परचेज्ड। अब देखिए भाई, मेरे एग्जाम्पल में यूनिट क्या था? केजीज। यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स ही हैं, जरूरी नहीं है अगर केजीज तो ही नहीं, हम पर केजी कैसे निकालें, पर यूनिट निकाल लो। ओके, अब लिस्टेड प्राइस ऑफ 1 लॉट 50,000 रुपये। एक लॉट मतलब पूरे 1000 यूनिट की कॉस्ट है, ये नहीं कि 1000 यूनिट इंटू 50,000 कर दो। भाई एग्ज़ाम में यही गलतियाँ होती है इस सब्जेक्ट में, बिल्कुल छोटी छोटी। अरे ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि भाव 1 का था 100 का था। कभी कह देगा लिस्टेड प्राइस पर 100 यूनिट्स,
वो बस इंस्टीट्यूट के पास देखो भाई, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अटकाने के यही तरीके हैं भाई, होता है ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ओके, तो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, चाहे वो अकाउंट्स है चाहे कॉस्टिंग है, और स्पेशली जब इस तरह के पॉइंट आते हैं यू अंडरलाइन इट, क्या यहाँ इवन चाहे एग्ज़ाम में भी है चाहे यहाँ पे भी है, ताकि वो ध्यान में रहे, करे ये गलती मैं नहीं कर दूँ। तो ये 50,000 रुपये पूरे 1000 यूनिट्स की कॉस्ट है। ट्रेड डिस्काउंट उसने दिया 10% ऑन लिस्टेड प्राइस। CGST एंड SGST ब्रैकेट में और क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर दिया, क्रेडिट नॉट अवेलेबल। हाँ, ये 12% है, 6% सेंट्रल GST है और 6% स्टेट GST है। कैश डिस्काउंट 10% है, विल बी गिवन ओनली इफ पेमेंट इज़ मेड विद इन 30 डेज। अब हम पेमेंट करें चाहे नहीं करें, कैश डिस्काउंट मिले चाहे नहीं मिले, कॉस्ट में इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं होगा। फ्रेट एंड इंश्योरेंस, हाँ फ्रेट भी जुड़ेगा, इंश्योरेंस भी जुड़ेगा। टोल टैक्स पेड, हाँ अब तो खैर ख़त्म हो गए हैं टोल टैक्स, हाँ वो वाला टोल ज़रूर लगता है, हाईवेज़ वाला, ठीक है, तो वो भी ऐड होगा क्योंकि माल मंगा रहे हो इसके लिए देना पड़ रहा है। डैमरेजेस, हाँ जी डैमरेजेस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? डैमरेज क्या है भाई? वही पेनल्टी के नेचर क्या है कि गोडाउन में माल उसके उठाया नहीं ट्रांसपोर्ट वाले ने, उसने कहा एक्स्ट्रा पैसे दो, मैं क्यों इतने टाइम तक आपका माल लेके बैठूं, ठीक है, तो ये ऐड नहीं होगा। कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन परचेज ऐड हो जाएगा। अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर रिटर्नेबल कंटेनर्स, इतना डिपॉजिट करवाया, अगली लाइन में लिखा है अमाउंट ऑफ रिफंड ऑन रिटर्निंग द कंटेनर्स 2000। अच्छा, अब लास्ट में क्वेश्चन लिख दे हम कंटेनर वापस नहीं देते, तो 6000 जोड़ना है। क्लियर? हाँ, आप कहीं क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो क्या मानूँ, जब वो लिख रहा है कि अच्छा बिजनेसमैन है, समझदार आदमी है, तो मान के चलेंगे वो 6 - 4 खर्चा 2 का ही करेगा। ओके, अच्छा अब एक चीज़ बताओ, ठीक है, वो सप्लायर ने बोला है कंटेनर के 6000 वापस दोगे 4000, आपने कहा बाजार में कंटेनर बेचूँ 4500, मैं कॉस्ट में कितना जुड़ूँ, मेरे को तो ये जवाब दो भाई, 2000 या 1500? क्वेश्चन है दोनों दिए हुए हैं, रिटर्न करने पे 4000, बाजार में बेचने पे 4500। तो मैं अब मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट में रॉ मटेरियल में कितना जोड़ूँ? 1500, क्योंकि मैं उसको थोड़ी दूंगा वापस 4000 में, ठीक है, बाजार में बेचेंगे, हाँ बाजार में 2000 में बिकता हो, आप कहीं नहीं, अपने 4000 वाला ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। 20% ऑफ मटेरियल शॉर्टेज इज़ ड्यू टू नॉर्मल रीज़न, 20% शॉर्टेज होगा, मतलब 1000 यूनिट खरीदें 200 गायब हो जाएंगे, 800 ही बचेंगे। तो हम जो कॉस्ट पर केजी या पर यूनिट निकालेंगे वो 1000 के लिए नहीं, किसके लिए निकालेंगे? 800 के लिए। पेमेंट टू सप्लायर वॉज मेड विद इन 20 डेज, हाँ कोई मतलब नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल परचेज्ड फ्रॉम SKD टू SKD कंपनी लिमिटेड, हाँ तो SKD के लिए कॉस्ट निकाल लो, शुरू करिए। हैं फॉर्मेट है ना भाई, अंग्रेजी और गणित अलग अलग, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस हेडिंग लगाइए कैलकुलेशन ऑफ, हाँ मैंने आपको जैसे कहा था, ये मान लीजिए आपका रजिस्टर यहाँ ख़त्म हो रहा है, ओके, ये रजिस्टर यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से आप शुरू कर रहे हो, कोशिश करके अमाउंट के सारे कैलकुलेशन इधर रहने चाहिए, होता है ना, लेफ़्ट जस्टिफाइड राइट जस्टिफाइड, ओके। हाँ, हेडिंग लगाइए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल, कौन सा है? पी है ना, अमाउंट के 2 कॉलम, एक यूनिट्स और एक अमाउंट। हाँ, यूनिट्स कॉलम एक बार ही काम आएगा, बट क्वांटिटी का कॉलम और अमाउंट का कॉलम।
हाँ, परचेज कितने यूनिट्स किए भाई? 1000। कितना? 50,000 रुपये। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 5,000 गया, पीछे कितना बचा? 45,000। एड CGST एंड SGST कितना है? 12% है। हाँ, 45,000 पे 12%, 2,000। क्यों? हाँ, दोनों मिला के ही। अब 6 अलग अलग क्यों लेंगे हमने? अच्छा, ये जोड़ा क्यों है? क्योंकि इनपुट अवेलेबल नहीं है। इनपुट अवेलेबल होता तो जोड़ते ही नहीं। हाँ, और क्वेश्चन मान लो जोड़ने के बाद का ही अमाउंट दे, तो अपन फिर क्या करेंगे? घटाएंगे। भाई वो चीज़ है ना, जो चीज़ जोड़नी ही नहीं चाहिए और जोड़ी हुई है तो घटानी पड़ेगी। डिपेंड करता है ना क्या इन्फॉर्मेशन किस तरह से दी हुई है। फिर क्या करें भाई? कैश डिस्काउंट से मतलब नहीं। हाँ, फ्रेट एंड इंश्योरेंस कितना है? 3,400। टोल टैक्स 1,000। वो तो बताया हुआ है ना अभी, पर इस पहले काम वाली चीज़ें निपटाएं। सब बताऊंगा आपको, घबराओ मत, मैं पहले घर नहीं जाऊंगा। हाँ जी, डैमरेजेस ऐड नहीं होंगे। फिर कमीशन एंड ब्रोकरेज ये ऐड हो जाएगा। कितना है भाई? 2,000 रुपये। देन रेंट ऑफ कंटेनर्स ब्रैकेट में 6,000 माइनस 4,000 कितना? 2,000। फिर एक लास्ट में दूसरे खर्चे और हैं 2% ऑफ टोटल कॉस्ट। पहले एक बार टोटल लगानी पड़ेगी। 58,800। नाउ अदर एक्सपेंसेस क्या लगाऊं भाई? इसका 2% सीधा है और 2/102 वो कुछ होते थे ना आपके, 2/98। हाँ जी, अदर एक्सपेंस जोड़ने के बाद टोटल कॉस्ट आएगी। ये टोटल कॉस्ट है, मतलब ये टोटल कॉस्ट है कि ये टोटल कॉस्ट है? नीचे वाली है। ये टोटल कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंस, ये टोटल कॉस्ट है इंक्लूडिंग अदर एक्सपेंस। अब टोटल का मतलब कौन सा? नीचे वाली माने। तो ये अगर टोटल कॉस्ट है तो इसका 2% होगा। हाँ जी, तो आप 58,800 इंटू 2% इंटू 2/02 2/98। सेकेंड वाला। चलो आप जो भी कर रहे हो, फाइनली आप जो भी ये लिखोगे फिर जोड़ने के बाद जब मैं वापस कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देखूँ तो 2% से मैच होना चाहिए। क्रॉस चेक तो अपन कर ही सकते हैं। चलो 2/102 से निकालो। 1153 कर दूँ? हाँ, आप जोड़ के देखो भाई। 59,953 इंटू 2% मैच हो रहा है क्या? 2% लिया है। हाँ, तो ये टोटल कॉस्ट का 2%। अच्छा, आप कह रहे हो टोटल कॉस्ट ये है? ये तो मैंने पूछा है, ये वाली है कि ये वाली है?
ऊपर वाली है टोटल कॉस्ट, तो नीचे वाली क्या है? मैंने आपको कहा था भाई मैथ्स इस सब्जेक्ट में काम आएगी। 1200 आया कैसे भाई? ये 2/98 का कॉन्सेप्ट क्या है? आज तक आपने 2/98 काम लिया क्या कभी? आपने 2/102 ही किया है। अब ये नया क्या पंगा आ गया 2/98? देखिए लिसन, many times what we tend to do is we just learn the things कि ओके आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग, ठीक है। आप उसको वैसे मत सोचिए, एक बिल्कुल बेसिक कहते हैं ना भाई, जिसको सीए नहीं कर रहा है एक ऑर्डिनरी आदमी भी, अगर मैं ये कहूँ कि टोटल कॉस्ट का 2% और टोटल कॉस्ट ये वाली है, तो यानी कि अगर ये 100 रुपया है तो ये कितना होगा? 2 रुपया। ये 100 है तो ये कितना होगा? 2 रुपये। तो ये वाला अमाउंट कितना होगा? ये 102 होगा कि 98 होगा? ये 98 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 रुपये जोड़ने के बाद 98 आता है, तो इसलिए ये अगर 98 है, इफ़ दिस इज इक्वल टू 98 तो 2 कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 58,898 के बराबर है। वो मैथ्स में करते थे ना 4th 5th में, तो 2/98। आप कहेंगे हमारे प्रॉफिट वाले में मैनेजर कमीशन में तो 2/102 था। सुनो उसका रीज़न सुनो भाई। प्रॉफिट था मान लो X रुपीज़, फिर आपने मैनेजर का कमीशन देना था और फिर नेट प्रॉफिट निकलना था। अब ये नेट प्रॉफिट अगर 100 रुपया है, कमीशन 2 रुपया, तो बताओ प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा? 98 होगा कि 102 होगा? ये वाला प्रॉफिट, ये आफ्टर कमीशन 100 रुपया है, तो इसका 2% 2 है, तो ये वाला अमाउंट कितना होता था वहाँ पे? क्योंकि ये प्लस वाला था तो ये माइनस वाला था। यहाँ पे ये 98 में ये जुड़ रहा है तो जाके 100 हो रहा है। वहाँ पे प्रॉफिट में से कमीशन खर्चा था माइनस हो रहा था, यहाँ दोनों ही खर्चे हैं, इसलिए हमेशा 2/102 की थ्योरी नहीं चलती है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। प्लस माइनस वाले हैं तो 2/102, दोनों ही प्लस प्लस वाले हैं तो 2/98। और ये भी मत सोचो ना, एक लॉजिकली सोचो, ओके बाद में अगर 100 होगा तो ये कितना है? 2। तो इससे पहले वाला 102 है कि 98 है? अगर इससे पहले वाला 98 है तो फॉर्मूला 2/98 लगेगा, इससे पहले वाला 102 है 2/102 लगेगा, ठीक है। चलिए जी, तो अब आते हैं अपन, क्या था भाई? अदर एक्सपेंसेस। हाँ ये लिखा हुआ है मेरे, 58,800 इंटू 2/98 कितना? 1200। हाँ हाँ कर रहा हूँ भाई। सो टोटल कॉस्ट, हाँ वापस अभी एक क्वांटिटी वाले में भी लिख लो, कितने? 1000 यूनिट्स, और कितनी कॉस्ट है? 60,000 लेस नॉर्मल शॉर्टेज कितना होगा? 20%, 200 यूनिट। कॉस्ट में क्या करूँगा? नील, तो बैलेंस कितना हुआ भाई? 800 यूनिट। कॉस्ट कितनी है? 60,000। देयरफॉर कॉस्ट पर यूनिट ₹60,000 डिवाइडेड बाई 800 यूनिट्स, ₹75 पर यूनिट। रुपए को यूनिट से डिवाइड किया तो ₹75 पर यूनिट, ठीक है। हाँ यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? यूनिट ही है, नंबर्स। और कॉस्ट क्या है? 75 रुपया पर यूनिट। लास्ट में माइनस करेंगे ना भाई, सब हो गया। अब फाइनली 1000 किलो है, ये भाव आया, पता चला 200 तो इसमें से काम ही नहीं ले पाऊँगा, तो बस। हाँ अब हो गया भाई यहाँ तक, बोलो जी। अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो रेस्टोरेंट वाला मुझसे जीएसटी लेगा कि नहीं लेगा? आप कोई भी ख़रीदारी करोगे, बिल में सामने वाला रजिस्टर्ड है तो लेगा कि नहीं लेगा? तो देना तो पड़ेगा ना, क्योंकि बेचने वाला तो रजिस्टर्ड है, पर मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसको वापस मैं गवर्नमेंट से रिकवर नहीं कर सकता है, तो इसलिए कॉस्ट में जोड़ दिया। अगर मुझे इसका बेनिफिट मिले
वापस से गवर्नमेंट से वसूल हो जाएगा, तो फिर मैं इसको कॉस्ट में ऐड नहीं करूँगा। समझिए, खरीदते वक्त जीएसटी देना तो है ही है। अगर बेचने वाला कौन है? रजिस्टर्ड है। मैं भी रजिस्टर्ड हूँ, बेनिफिट मिलेगा तो कॉस्ट में जोड़ूंगा नहीं। रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? हाँ, हो गया भाई कंप्लीट यहाँ तक। अब नोट लगाओ, इम्पोर्टेंट नोट, लाल पेन से। भले ही लाल पेन नहीं हो तो मेरे से ले लो, हैं जी। हाँ, क्या नोट लगवा रहा हूँ अब मैं? 10 मिनट्स क्यों नहीं लगाया? हाँ, जो 2-3 चीज़ें काम की नहीं थी उसको भी लास्ट में लिखना है। सो लिखो, कैश डिस्काउंट एंड डैमरेज। इसमें 2 चीज़ें थी भाई, एक तो कैश डिस्काउंट और एक डैमरेज। कैश डिस्काउंट एंड डैमरेज is not considered in calculation of cost. Cash discount and demurrage is not considered in calculation of cost. Cost की कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं होती। ठीक है भाई, क्लियर? भाई इजी वर्ड लिखा ना, नहीं तो लिखूँ कैश डिस्काउंट माइनस नहीं होता, डैमरेज जुड़ता नहीं है, सब कचरा इकट्ठा किया जो काम का नहीं था। दे आर नॉट कंसिडर्ड। हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका जवाब अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, यूँ कह रहा हूँ। ठीक है, हाँ, अगर ये एबनॉर्मल होता तो 1000 यूनिट में से 200 गए तो 60,000 की प्रोपोर्शनेट 200 किलो की कॉस्ट निकालते, वो इधर से भी माइनस हो जाता, तो 800 की कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली कम रहती, मतलब वही रहती, 60 रुपया किलो ही रहती। फिर वो रेट अभी क्या हो गया, अगर मान लो शॉर्टेज होता ही नहीं तो रेट पर केजी कितनी आती? 60। अगर एबनॉर्मल होता तो ये क्या करता? 12,000 माइनस करता, तो ये कितना हो जाता? 48। तो रेट क्या रहती? 60। एबनॉर्मल में भाव नहीं बढ़ेगा आपका, रेट वही रहेगी। नॉर्मल में भाव मतलब रेट पर केजी जो बचे हुए यूनिट्स की है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन 2, फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ 1250 kgs ऑफ मटेरियल एक्स। 1250 किलो मटेरियल खरीदा है, इनवॉइस प्राइस 20 रुपया पर केजी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 50,000 रुपये सीधा दिया हुआ था। ट्रेड डिस्काउंट 10%, जीएसटी 25% ऑफ नेट इनवॉइस प्राइस, इंश्योरेंस 1% ऑफ एग्रीगेट नेट प्राइस। एग्रीगेट का मतलब जीएसटी जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा। डिलीवरी के 250 रुपये हैं। कॉस्ट ऑफ कंटेनर है 60 रुपीज़ पर कंटेनर फॉर 50 kg ऑफ मटेरियल। ध्यान से सुनना भाई, एक कंटेनर का कितना रुपया लेता है? 60 रुपये, और उसमें कितना किलो माल आता है? 50 किलो। हमने कितना किलो खरीदा है? 1250 किलो। तो निकालने पड़ेंगे, कितने डब्बे लेने पड़ेंगे? 25 बॉक्सेस। रिबेट इज अलाउड एट द रेट ऑफ 40 पर कंटेनर। हाँ, मतलब वापस दिया तो 40 रुपये रिफंड, यानी कि किराया कितना लूँगा मैं? 20 रुपये। इफ़ रिटर्न विद इन 6 वीक्स विच इज़ अ नॉर्मल फीचर, वापस रिटर्न करता है। 1 container load of material was rejected on inspection and not accepted। माल आया, चेकिंग करी, एक कंटेनर रिजेक्ट कर दिया गया, माल ही खराब है, वापस ले जा। सुनो, एबनॉर्मल नहीं है तो सप्लायर से पैसे वापस भी लेने हैं। अच्छा, ये एबनॉर्मल लॉस भी अगर मैं कहूँ, मान लो उसने कह दिया नहीं मैं तो पैसे नहीं दूंगा, तो भी ये एबनॉर्मल लॉस हुआ। एबनॉर्मल लॉस हुआ तो क्वांटिटी भी कम होगी और प्रोपोर्शनेट अमाउंट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, cost of unloading and handling was 0.25% of cost of material ultimately accepted। बहुत ध्यान से पढ़नी होती है कि किसकी कॉस्ट? जो मटेरियल हमने एक्सेप्ट किया, मतलब 1250 में से 50 रिटर्न हुआ, बचे हुए 1200 किलो की जो कॉस्ट आई उस पर 0.25% जोड़ना है। 0.25% है। हाँ, कैलकुलेटर पे गलती पे 25 मत कर देना, 2.5 मत कर देना, ये 1% भी नहीं है, उसका भी 1/4 है। ठीक है, 0.25%। ऑन द बेसिस ऑफ अबाव यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लैंडेड कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स।
शुरू करिए, सॉरी। हाँ जी, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, इस बार क्या वर्ड यूज़ करेंगे? पर केजी ऑफ मटेरियल एक्स। हाँ, कॉलम में क्या क्या आ जाएगा? केजी इज एन अमाउंट। हाँ जी, परचेज कॉस्ट कितने किलो खरीदे हैं भाई? 1250 केजीज। किस रेट में? 20 रुपये। केजीज में 1250 आ गए 25,000 रुपये। हाँ, देखिए, ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ शोइंग दीज कैलकुलेशंस। जहाँ तक हो सके कुछ भी कैलकुलेटर पे काम किया, कैलकुलेशन की, जहाँ तक हो सके उसको बता दो। बाई चांस एग्जामिनर ने इसका आधा नंबर रखा पाए, आपको पहले दिन बताया था ना, कॉपी चेक होने सिस्टम, किसी दिन और डिटेल में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे और बता दूंगा, 2-4 कॉपियाँ कॉस्टिंग की भी बता दूंगा। तो जितनी हो सके कैलकुलेशन दिखाइए, ये नहीं कैलकुलेटर पे कर दिया ना हो गया, ठीक है। हाँ, फिर क्या करना है भाई? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट? 10%। कितना हो गया भाई? 2500। तो पीछे कितना बचा? 22,500। हाँ, अब जीएसटी 25%। हाँ, क्वेश्चन ने कुछ बोला ही नहीं है, ये रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इनपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मान लेते हैं हम मानेंगे इनपुट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे जोड़ना नहीं है। अब हाँ, ये नहीं जीएसटी लिख के जोड़ दो, जोड़ना ही नहीं है। ये नहीं एक बार जोड़ के वापस घटा देते हैं, अपने यही काम करना है फिर तो एक इक्वेशन 4 बार कर लो। ओके, तो यहाँ भले ही या तो नीचे नोट लास्ट में लिख देंगे जीएसटी इज़ नॉट कंसिडर्ड। हाँ, और क्या भाई? खलका खर्चा, इंश्योरेंस 1% ऑफ एग्रीगेट नेट प्राइस, मतलब इंश्योरेंस इस पे नहीं लगना है, इस पे जो जीएसटी जोड़ के जो जोड़ आएगी उस पे लगाना है। तो आप कहीं जीएसटी तो यहाँ जोड़ना नहीं है, बट इंश्योरेंस के लिए तो चाहिए। आप कहीं अब इसको बताएं कैसे? देखो, इंश्योरेंस लिखा मैंने ब्रैकेट में 22,500 प्लस 25% किसका? जीएसटी का, इनटू कितना परसेंट? 1%। भाई जीएसटी तो जोड़ना नहीं था, पर इंश्योरेंस किस पे लग रहा है? इंश्योरेंस कंपनी कहेगी जीएसटी जोड़ के जो अमाउंट है उस पर हम चार्जेस लेंगे, तो यहाँ पे प्लस 25% जोड़ दिया किसका? जीएसटी का। कैलकुलेटर पे करो, 22,500 प्लस 25% इंटू 1%, 2813 कर दूँ? 2812.5 है ना? 281.25 है, 281 कर दूँ, राउंडेड ऑफ। ओके, हाँ जी। फिर हाँ जी, डिलीवरी चार्जेस 250 रुपये, 250। रेंट ऑफ कंटेनर्स, हाँ देखिए ध्यान से, 1250 किलो मटेरियल ख़रीदा हमने, एक कंटेनर में 50 किलो, तो कितने कंटेनर हुए भाई? 25 कंटेनर्स। और 60 रुपये माइनस 40 रुपये, 20 रुपये के हिसाब से 500 रुपये। जोड़ लगाइए। तो 1250 किलो माल आ गया है। हाँ, कितने रुपए हो चुके हैं? 23। हाँ हाँ, तो नेट 22,500 पे तो जोड़ा है। नेट का मतलब ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद। ये लिस्टेड प्राइस है 20 रुपया, ट्रेड डिस्काउंट कम किया तो क्या हो गया? नेट प्राइस।
नेट प्राइस का मतलब क्या हुआ भाई कि डिस्काउंट लेस करके कितना है, उस पर फिर क्या लगेगा, जीएसटी, और जीएसटी जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर क्या लग रहा है, इंश्योरेंस, पर जीएसटी मुझे यहाँ पे जोड़ना नहीं है। लेस, हाँ, एबनॉर्मल, रिजेक्शन, हाँ रिजेक्शन कितना किलो है भाई, 50 किलो है। अब 50 किलो भी कम होगा और अमाउंट भी कम होगा। हाँ अमाउंट अब आप कहेंगे कैसे निकालूँ, कुछ नहीं, 23,531 रुपये में कितना माल आया भाई, 1250 केजीस। तो 50 केजीस का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कितना होगा, 942 है ना, तो 41 छोड़ दूँ। हाँ जी, तो देखिए मैंने कैलकुलेशन यहाँ दिखा दी कि भाई किस तरह से अमाउंट आया है। ओके, हाँ जी, सो बैलेंस कितना हुआ भाई, 1200 केजीस, 22,590। हाँ इसके बाद तो कुछ और गड़बड़ नहीं है ना। हाँ एक वो सॉरी वो खर्चा भी जोड़ना है ना, ऐड अनलोडिंग का 0.25% ऑफ 22,590, इसका 0.25%। हाँ 22,590 इंटू 0.25%, कैलकुलेटर पे दबाना है, 56 कर दूँ। तो फाइनली मेरी टोटल कॉस्ट 1200 kgs, 22,646। क्या हुआ, 22,590 इंटू 0.25%, कैलकुलेटर मतलब 25% नहीं है, 2.5% नहीं है, 0.25%। हाँ जी, फिर कॉस्ट पर केजी निकाल लो, कितना, 18.87। तो कॉस्ट पर केजी 18.87। यस डन। हाँ कोई डाउट्स किसी को पूछ लो भाई। हाँ तो ये वाले क्वेश्चन आने का चांस रेयर है इस चैप्टर में है। अब इसमें क्या है, अब आप क्योंकि अकाउंट्स में पूछ लेंगे ना, AS2, मतलब ये समझ लो दोनों चीज़ें कवर हो जाती है। हाँ वहाँ इतना ज़्यादा कंसाइनमेंट कहाँ है इधर, वो देखो ये अकाउंट्स के सिलेबस में लिखा गया, आपने 11th 12th फर्स्ट ईयर बीकॉम जो भी कुछ पढ़ा है वो सब कोर्स में है, जैसे डेटा टू सेल्स कोर्स में है, इश्यू ऑफ शेयर्स कोर्स में है इनडायरेक्टली। हाँ बोलो। फिर अपन ये रिटर्न किया ना, तो परचेस किया जिससे अपन ने खरीदा है वो तो ये बोलेगा मैंने 18 रुपये में एक पीस दिया, तो 18 रुपये के हिसाब से रिटर्न, तो आपके अब खर्चे एक दिन में वो जो भी है उस पर खर्चा लग गया तो वो भी मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ, वो मेरे बचे हुए यूनिट्स की कॉस्ट को इन्फ्लेट नहीं करेगा, और कल को पैसे दे ही नहीं कि मैं तो नहीं देता, ख़राब हो गया तुम जानो। तो मैं ये वसूली सप्लायर से करूं, चाहे पिनल में डालूं, चाहे सप्लायर 900 दे बाकी के 41 मेरे पिनल में जाए, मेरे बचे हुए यूनिट्स पे आंच नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ द रूल। कि इनका गुनाह थोड़ी है, गुनाह चाहे अपन ने किया, चाहे उसने किया, चाहे दूसरे बीच वाले ने किया, ठीक है, इन पे आंच नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ अ सिंपल रूल, क्लियर। इट शुड नॉट इफेक्ट द रिमेनिंग यूनिट्स, रीज़न एबनॉर्मल है। हाँ जी लास्ट में एक नोट डाल देना, इट इज़ अज्यूम्ड
क्वेश्चन में लिखा नहीं है ना. It is assumed that input credit, it is assumed that input credit is available on GST. It is assumed that input credit is available on GST and therefore it is not included in cost. वो रजिस्टर्ड कुछ नहीं लिखना अपने को, बस इनपुट मिलेगा. अपने आप ही मतलब हो गया कि इनपुट किसको मिलेगा, रजिस्टर्ड. ठीक है, एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट. ठीक है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. नोट क्यों, क्वेश्चन ने कह रखा है वो तो. एक मिनट, क्वेश्चन ने क्या रखा है, इंश्योरेंस आपको एग्रीगेट प्राइस पे लेना है, तो उसमें नोट क्या डालूं. नोट हम किसके लिए डालते हैं, जहाँ क्वेश्चन कुछ बोले नहीं. अब यहाँ पे भाव 20 रुपये में ख़रीदा, उसका नोट नहीं डालेंगे ना भाई, हम मान रहे हैं 20 में ही ख़रीदा है. क्वेश्चन कह रहा है 20 में ख़रीदा, 20 ही है. इंश्योरेंस इस पे लगना है, क्वेश्चन ने कह दिया मेरे को जोड़ना ही पड़ेगा. ठीक है. हाँ जी, और कोई डाउट बोलो. हाँ हाँ बोलो. अगर ये क्रेडिट डिस्काउंट लेस करने के बाद नेट इनवॉइस प्राइस है, तो जीएसटी ऐड करने के बाद कौन सी प्राइस? एग्रीगेट प्राइस. ठीक है. देखिए, कॉमन पैरलेंस में भी आप अगर बाज़ार में जाओगे ना, ये भाव है, कितना डिस्काउंट करेगा, उसको क्या बोलोगे, नेट क्या लगेगा बता दे. वो नेट करने के बाद जब बिल बनेगा साहब जीएसटी तो लेना ही पड़ेगा ना, तो जीएसटी अलग जुड़ के आया तो वो क्या हो गया, एग्रीगेट टोटल बिल इतने का बनेगा. ओके, चलिए जी. आप नेक्स्ट क्वेश्चन 3. अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सूरत परचेज 3 केमिकल्स ABC फ्रॉम मुंबई. तो बॉम्बे में सप्लायर है, सूरत वाले ने ख़रीदा है, 3 चीज़ें खरीदी है, केमिकल A, केमिकल B, केमिकल C. इनवॉइस गेव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. अब वो बिल जो आया उसमें दिया हुआ था, केमिकल A 3000 किलो, 4 रुपया 20 पैसा पर केजी. केमिकल B, केमिकल C, फिर उसने GST जोड़ा, फिर रेलवे का फ्रेट जोड़ा, इसका मतलब ट्रेन से भेजा होगा. अच्छा, ये सब जोड़ के टोटल कॉस्ट आ गई 44,155. हाँ, आपने 44,155 काम नहीं आएगी. अगर 3 रॉ मटेरियल ख़रीदे हैं, तीनों का अलग अलग रेट चाहिएगा. ये नहीं इकट्ठी निकाल लो ना, पता चला कोई प्रोडक्ट में सिर्फ केमिकल A काम आ रहा है, किसी में B काम आ रहा है, तो हर एक का भाव अलग अलग चाहिएगा. तो आप कहेंगे अलग अलग कैसे करेंगे भाई, GST और फ्रेट तो इकट्ठा दिया हुआ है. ठीक है, तो अपन बंटवारा कर देंगे भाई. से करने के बाद कई बार क्लाइंट ऐसे भी तो आएंगे ना, हम दोनों भाइयों का बंटवारा करा दो, तो बंटवारा करना तो अपने को आना ही चाहिए. पार्टनरशिप में आपने रिटायरमेंट, डेथ, सबसे पहला पड़ा ही होगा, तो अच्छों को रवाना किया हुआ है आपने. ठीक है. हाँ जी. आप देखिए अगला पेज क्या कह रहा है. अ शॉर्टेज ऑफ 200 kgs इन केमिकल A, 280 kgs in chemical B and 100 kgs in chemical C was noticed due to breakage. हाँ, टूट फूट हो गई, कोई डब्बे फूट गए होंगे, इतना इतना शॉर्टेज हो गया. हाँ, नॉर्मल या एबनॉर्मल. ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं अभी. एट सूरत. हाँ, तो देखिए ये शॉर्टेज हुआ, फिर अगला सेंटेंस कह रहा है एट सूरत द मैन्युफैक्चरर पेड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एट द रेट ऑफ 10 पैसा पर केजी. सूरत में उसने ये ऑक्ट्रॉय ड्यूटी दी. ही ऑल्सो पेड कार्टेज, ठेला भाड़ा, वो रेलवे स्टेशन से गोडाउन तक लाने का. ठीक है, 22 रुपीज़ फॉर केमिकल A, 63.12 रुपीज़. इसका मतलब क्वेश्चन ने पैसों की भी बात कर ली है, तो अपन भी फिर इस बार क्या करेंगे, अमाउंट में पैसे भी साथ में रखेंगे. एंड 31.8 फॉर केमिकल C. ये उसने ऑक्ट्रॉय पे किया. कैलकुलेट द स्टॉक रेट दैट यू वुड सजेस्ट फॉर प्राइसिंग इश्यू ऑफ केमिकल. जब भी मटेरियल इश्यू होगा, किस भाव पे इश्यू होगा, वही वाली कुल मिला के ये रेट निकालनी है. ऑफ केमिकल्स अज्यूमिंग प्रोविजन ऑफ 5% टुवर्ड्स फर्दर डिटोरिएशन. ये मानते हुए कि आगे चल के 5% और ख़राब होगा. हाँ, पहले कुछ तो ब्रेकेज हो गया और आगे चल के 5% और ख़राब होगा. अब ये दो लॉस दिए हुए, एक ब्रेकेज और एक फर्दर डिटोरिएशन.
हाँ, पहले अपन फर्दर डेटोरिएशन की बात करते हैं। ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है जी? ब्रेकेज नॉर्मल है और डेटोरिएशन दोनों ही नॉर्मल है। हाँ, डेटोरिएशन एबनॉर्मल हो सकता है क्या, या ब्रेकेज एबनॉर्मल हो सकता है क्या? ब्रेकेज तो पता होगा ना, कितने ब्रेक्स, मतलब कितना ऑलरेडी। देखो भाई, अब अगर क्वेश्चन ये कहता है कि आगे चल के 5% मटेरियल डेटोरेट होगा, तो अगर आपको कोई चीज़ पहले से प्रिडिक्टेड है वो तो डेफिनेटली नॉर्मल है। ये नहीं कि आगे चल के 5% तो चोरी होगी होगी, वो नहीं भाई, 5% खराब होगा पहले से पता है, दैट इज बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल। अब आता है ऊपर वाला ब्रेकेज के टूट फूट हो गई। हाँ, अब आप कहेंगे इसको मैं नॉर्मल मानूं कि एबनॉर्मल मानूं, ठीक है? तो व्हाट गिव्स यू अ बेटर फीलिंग कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? ये नहीं आसान नॉर्मल होता है, सिर्फ क्वांटिटी कम करनी पड़ती है, क्वांटिटी अमाउंट में कुछ झमेला नहीं करना पड़ता है। व्हाट गिव्स अ बेटर फीलिंग? अच्छा, क्वेश्चन ने डेटोरिएशन अलग से दिया है, सुनेगा। इसका मतलब एबनॉर्मल सॉरी नॉर्मल तो दे दिया कितना होगा, तो अब ये ब्रेकेज के बारे में लिखा भी नहीं है कि ड्यू इट इज़ नॉर्मल फीचर। अच्छा, टूट फूट को बाय डिफ़ॉल्ट, ब्रेकेज का मतलब क्या हो, टूट गया, बाय डिफ़ॉल्ट क्या माने, एबनॉर्मल माना जाना ज़्यादा ठीक है। तो इसलिए ये जो ब्रेकेज हुआ है इसको अपन क्या अज्यूम, हाँ नोट ज़रूर डाल देंगे, हमने ब्रेकेज को क्या माना है, एबनॉर्मल। और ये अगर क्वेश्चन लिख देता कि दिस मच केजीज वाज नोटिस ड्यू टू नॉर्मल ब्रेकेज, ब्रेकेज के आगे लगा देता नॉर्मल, झगड़ा ही ख़त्म, फिर झगड़ा ही ख़त्म। या एबनॉर्मल ब्रेकेज लिख देता, जो भी झगड़ा ख़त्म। सिर्फ ब्रेकेज लिख दिया है तो आई हैव अ चॉइस, मैं नॉर्मल मानूं कि एबनॉर्मल। हाँ, मैं एबनॉर्मल क्यों मान रहा हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि आगे चल के एक नॉर्मल लॉस अलग से दिया, दोनों को ही नॉर्मल मानने के बजाय एक तो नॉर्मल क्लियर है, तो इसको फिर मैं किस में ले लूँ, एबनॉर्मल में। शुरू करो। ठीक है, तो फिर मेरे पास चॉइस थी, मैं इसको नॉर्मल मान लेता। दो भी तो नॉर्मल हो सकते हैं सर। नहीं, हो क्यों नहीं सकती, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, पर हमेशा क्या होता है ना, आपको मैंने फर्स्ट डे कहा था अपने आप को एग्जामिनर समझो। अब पेपर आप सेट कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या होगा, दो तरह के लॉस डालोगे जब, आप भी क्या चाहोगे, एग्जामिनर के स्टूडेंट्स आंसर कैसा आना चाहिए, सब नॉर्मल नॉर्मल वाले। अच्छा, दोनों ही नॉर्मल कराने होंगे तो खुद ही क्या करोगे, कर दोगे उसमें, ठीक है? या आप एक में एबनॉर्मल लिख दोगे। अब जब नहीं लिख रहे हो, दिमाग में आपके भी क्या चल रहा होगा कि इसको स्टूडेंट एबनॉर्मल से कर लेगा, ये वाला नॉर्मल से। पेपर बनाते वक्त भी दिमाग में ये चलता है, तो अपने को क्या होता है ना, थोड़ा सा साइकोलॉजी भी दिमाग में रखनी पड़ती है कि कौन सा आंसर अपने लिए ठीक रहेगा, ठीक है? हाँ, शुरू करिए, नोट डालिए सबसे पहले। इट इज़ अज्यूम्ड दैट ब्रेकेज, it is assumed that breakage is, क्या माना है अपन ने, abnormal loss, is abnormal loss। हाँ, अभी थोड़ा सा जगह ज़्यादा घेरेगा भाई, हाँ पहले रुक जाना, फॉर्मेट समझ लेना। 3 रॉ मटेरियल है ना, 3 बार कौन करेगा, हर एक के लिए 2 कॉलम, एक क्वांटिटी एक अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, केमिकल ए केमिकल बी केमिकल सी। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर केजीज ऑफ केमिकल्स, पर्टिकुलर्स, केमिकल ए, केजीज एंड अमाउंट, chemical B, kgs and amount, chemical C, kgs and amount।
हाँ जी, हो गया यहाँ तक। पर्टिकुलर्स कहाँ गया? ये रफ आज मेरे को दे दो। वापस काट के वापस बना लो भाई। यस, अब जीएसटी का क्या करूं भाई? जीएसटी तो कॉमनली 2000 नहीं नहीं, जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, पहला तो इशू ये है। जोड़ना नहीं जोड़ना नहीं आता। कुछ नहीं कह रखा है तो नहीं जोड़ना है। अब मेरा क्वेश्चन, चलो इसमें तो नहीं जोड़ना है, बाई चांस जोड़ना होता तो मैं कैसे बांटता इन तीनों में? केजीज के रेशियो में या अमाउंट के रेशियो में? जीएसटी गवर्नमेंट किस पे लेती है? किलो पे, अमाउंट पे? बाय डिफ़ॉल्ट अमाउंट। तो ये 2055 अगर मेरे को जोड़ना भी होता तो तीनों प्रोडक्ट्स में, तीनों मटेरियल में अमाउंट यानी कि जो 12,600, 19,000, 9,500 उस रेशियो में बांट देता। परसेंटेज निकालने का झमेला नहीं करना है, घूम फिर के आंसर तो वही आएगा। आप चाहे रेशियो में बांटो, चाहे परसेंटेज निकाल के फिर करो, तो सीधा बांट देते, ख़त्म। चलो तो जोड़ना ही नहीं है। रेलवे का भाड़ा, ये तो जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ूं तीनों में? अगेन कौन सा रेशियो, केजीज वाला या अमाउंट वाला? कुल मिला के आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो केजीज वाला। अच्छा, ये अमाउंट भी रेट नहीं है, हाँ, ये प्रोडक्ट है। केजीज मल्टीप्लाइड बाई भाव इस प्रोडक्ट। तो या तो प्रोडक्ट के रेशियो में, मतलब फाइनल अमाउंट के रेशियो में, या केजीज के रेशियो में। रेलवे फ्रेट कौन सा लॉजिकल लगता है? केजीज भाई लगता है, वो तो रेलवे वाले थोड़ी मतलब है महंगा माल है कि सस्ता माल है। तो रेलवे फ्रेट कितना है भाई? रेलवे फ्रेट 1,000 रुपये। हाँ, रेशियो 3:5:2, 300, 500 एंड 200। बस हो गया। तो हमारे सूरत में कितना माल पहुंचा भाई? 3,000 किलो 12,900 का, 5,000 किलो 19,500 का, 2,000 किलो 9,700 का। अच्छा, ब्रेकेज कहाँ पे हुआ है? ये ट्रेन में हुआ है कि गोडाउन में हुआ है? ट्रेन तो देखिए, सेंटेंसेस वापस ध्यान से पढ़ते हैं। पहले लिखा है ये ब्रेकेज हुआ, उसका अगले सेंटेंस कह रहा है एट सूरत मैन्युफैक्चरर ने फिर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी दी। इसलिए पहले सेंटेंस के हिसाब से चलेंगे। पहले क्या हुआ? ब्रेकेज। तो ब्रेकेज यहाँ पे ही मैं क्या करूँगा? माइनस। इसका मतलब ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जो दूंगा वो बची हुई क्वांटिटी पे ही लगेगा। सो लेस एबनॉर्मल लॉस, कौन सा वाला? ब्रेकेज। हाँ, कितना कितना किलो है भाई? 200 केजीज, 280 केजीज, 100 केजीज। देखिए, किलो तो जो दिए हैं लिख लिए मैंने। अब आप कहेंगे एबनॉर्मल माना है तो क्या करना पड़ेगा? अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। निकालो भाई। 12,900 हमारे 3,000 किलो की कॉस्ट है, तो 200 किलो की कॉस्ट 860। हाँ, 19,500 5,000 किलो की कॉस्ट है, तो 280 की कॉस्ट 10 1092। हाँ 109 485। तो ये सब इसमें से क्या हो जाएंगे भाई? माइनस। हाँ जी, तो बैलेंस कितना बचा भाई? 2,800 किलो, 12,040 रुपये, 4720 केजीज, 18,408, 1,900 केजीज, 9,215।
हाँ कैलकुलेशन देख लेना भाई, मेरी मैथ्स कमज़ोर हैं कमज़ोर है भाई, इसमें क्या हो गया। और एक ख़ास बात और सुन लेना, मेरे को किसी भी क्वेश्चन के आंसर याद नहीं है, कि जो आप लोगों ने लिखा मैं वही लिख देता हूँ। तो ये नहीं पिछले बैच में पढ़ाया तो याद ही होगा, मेमोरी भी थोड़ी वीक है। हाँ वो देने चाहिए, मैं इंस्टीट्यूट से भी 2-4 बार पूछा, इंस्टीट्यूट ने कहा हम तो अभी एग्ज़ाम में शुरू नहीं कर रहे हैं। भाई फिर क्या है, वहाँ पे पेपर में आपको अजीब लगेगा, क्वेश्चन ही दिया है पीछे आंसर तो दिया ही नहीं है। हाँ वो इंस्टीट्यूट से मैंने यही बोला सिर्फ हैंड वाला ही दे दो, उन्होंने कहा नहीं नहीं, थोड़ा रिजल्ट तक सस्पेंस रहना चाहिए। और एग्ज़ाम क्या होता है, क्लास में भी फिर अगले दिन आने का मूड रहता है, यार मैंने पता नहीं सही किया कि नहीं किया। हाँ जी हाँ ऑक्ट्रॉय जोड़ो भाई, कितना 10 पैसा था ना। हाँ 2800 किलो पे कितना, 280 रुपये, 472, 190। फिर काटेज उसने कितने कितने रुपए दिए हैं भाई, 22 रुपये यहाँ पर दिए, 63.12, 12 पैसे भी दिए उसको, और 31 रुपये 80 पैसे। टोटल कॉस्ट मेरे 2800 केजीज जो गोडाउन में पहुँचे हैं, हाँ 12,342। ये 4720 केजीज की कॉस्ट, 18 943.12, और ये 1900 केजीज की कॉस्ट 9436.8 लेस नॉर्मल लॉस, वो डेटोरिएशन के कारण किस रेट से 5%। हाँ तो 280 किलो का ही जाएगा। हाँ ये 3000 पे कैलकुलेट नहीं होगा भाई, अब गोडाउन में इतना माल पहुंचा, तो अब जो लॉस 5% आगे होगा वो इसी पे होगा, तो 2800 का 5% कितना, 140, अमाउंट विल बी नील। हाँ 4720 का 5%, 236, अमाउंट इज नील। हाँ जी, तो नेट क्वांटिटी अब हमारे पास कितनी बची, 2660, कॉस्ट 12,342, 4484, 18,943.12, 1805, 9436.8। So cost per kg. हाँ ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगी ना, एक की जगह 3 क्वेश्चन पूछ लिए। हाँ जी, कॉस्ट पर केजी अंदाजे से नहीं, एग्जैक्ट बता देता हूँ ना मैं। आप बोलो तो लिख दूंगा मैं, आगे क्या है, बोलना आपको ही पड़ेगा। हाँ कॉस्ट पर केजी 4.64, 4.223 या 22, ये लो सर 22 2। तो राउंड ऑफ तो 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा ना, या सेकंड थर्ड में पढ़ा होगा, 0.5 से नीचे है, 0.5 से ऊपर है। नहीं कैलकुलेटर वो वाला लेके आ जाओ,
जिसमें राउंडिंग ऑफ करके देता है वो आता है ना, फुल ज़ीरो कितने चाहिए, 1 डेसिमल 2 डेसिमल, नहीं है क्या किसी के पास वो बड़ा वाला? 5.2 ये लो भाई 3 बस। तो ये अपन ने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर केजी। फाइनली ये कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को चाहिएगा, जब भी माल रवाना करना है किसी भी डिपार्टमेंट ने मांगा कि भाई ये भाव लगेगा, ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये रेट से कैलकुलेशन हो सके। हाँ, ये साल में कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा? जितनी बार माल आया। मतलब अगर आपके पास 100 मटेरियल है और हर एक मटेरियल साल में 10 बार खरीदते हो, तो 10 इंटू 100 मतलब जितनी बार खरीदा उतनी बार ये कैलकुलेशन। इस मतलब हर बार रेटें क्या होगी, अलग अलग भी आएगी, तभी तो फिर फीफो लिफो का यूज़ करने का आनंद लेंगे। हर बार एक ही भाव पे ख़रीदो तो फिर आप कहेंगे कोई लगाओ एक ही भाव आएगा। ओके, चलिए होमवर्क लिखिए। प्रैक्टिस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 और 2।